और बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल में लगातार 35 वर्षों तक वाम फ्रंट की आपने सरकार देखी है। 5 वर्षों से आप टीएमसी की सरकार देख रहे हैं। वाम फ्रंट की 35 वर्षों तक की जो सरकार थी और आज के 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए, तो टीएमसी की नेता ममता जी ने यह कहा कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बहुत हो गया। 35 वर्षों के वाम फ्रंट के शासनकाल में पश्चिमी बंगाल का जैसा विकास होना चाहिए था, जैसी गरीबी दूर होनी चाहिए थी, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए था। पार्टी की सरकार बनाइए, मैं देखूंगा कौन है जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अथवा किसी भी पश्चिम बंगाल के नागरिक के ऊपर हमला करने की हिम्मत करता है। यह मैं देखूंगा, आपको मैं भरोसा दिला कर जाना चाहता हूं। लोकतंत्र हिंसा से नहीं चलता। कोई अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है तो बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन हालात इतने बदतर हो गए हैं, जो पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इंडस्ट्रियल हब के रूप में जानी जाती है। जूट का उद्योग था, चाय का उद्योग था, कपड़े का उद्योग था, वह सारे के सारे बंद हो गए और बड़ी संख्या में नौजवानों को हिंसा के लिए प्रेरित करके उन्हें बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहां पर बम बनाने की इंडस्ट्री फल फूल रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। देखता हूं कि बहनों भाइयों, किसने मां का दूध पिया है कि बम बनाने की जरूरत कर सकता है। यदि हम पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहते हैं तो जब तक पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो सकता है। गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। माताओं और बहनों की इज्जत और अजमत भी सुरक्षित नहीं है। ममता जी ने ही नारा दिया था, मां, माटी और मानुष। क्या हुआ? आज उनके शासनकाल में न मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है और न मानुष सुरक्षित है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी सरकार जानी चाहिए। अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके मैं आ रहा हूं, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करके मैंने पूछा लोगों से, आपके क्षेत्र के हालात क्या है? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपके गांव में सड़कें पहुंच गई हैं कि नहीं है? पक्की सड़कें बन गई हैं कि नहीं है? हाथ उठाकर बतलाइए, सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची? मीडिया के लोग उधर देखिए, हाथ उठाकर मीडिया के लोगों को बतलाइए, सड़क बनी है आपके गांव तक की नहीं बनी है? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में सड़क बनी है कि नहीं बनी है? सड़क नहीं बनी। आपके खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? वो भी नहीं। आपको साफ पीने का पानी मिल जाता है या नहीं मिलता है? वो भी नहीं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेजेस बने हैं कि नहीं बने? वो भी नहीं। यदि स्कूल और कॉलेज होंगे भी तो बिल्डिंग तो होगी, लेकिन बिल्डिंग है स्कूल की तो मास्टर साहब पढ़ाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? वो भी नहीं जाते। अच्छा, आप लोगों की दवाई के लिए कोई हॉस्पिटल बना है कि नहीं बना है? वो भी नहीं। यदि हॉस्पिटल होगी तो उसमें डॉक्टर है कि नहीं है? वो भी नहीं। और डॉक्टर नहीं है तो दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है? वो भी नहीं। कुछ नहीं है।
कैसा है पश्चिम बंगाल आप लोग? बिजली तो 24 घंटे खूब रात को भी मिल रही है ना, वो भी नहीं। अजीबोगरीब बात है। क्या हुआ है? क्या उसे ही विकास होना चाहिए? बहनों भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के 2 साल पहले 2014 में आप लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी यानी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सरकार आप लोगों ने तो दिल्ली में बना दी और दिल्ली में सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया, लेकिन आपको केवल शर्ट या कुर्ता पहना दिया जाए, नीचे कुछ ना रहे तो काम चलेगा? तो आज मैं आपसे अपील यही करना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाकर हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन अब पश्चिमी बंगाल की सरकार बनाकर आप धोती पैजामा और पैंट भी पहना दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा? और हालत यहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की देखिए। केरल में भी चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है। केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे से अलग लड़ रहे हैं, वहां लड़ाई चल रही है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तमाशा है? केरल में लड़ाई और पश्चिमी बंगाल में सगाई। बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पश्चिमी बंगाल में तेजी से प्रवेश करते रहे। बराबर मेहमान नवाजी उनकी वाम फ्रंट के द्वारा की जाती रही है और टीएमसी के द्वारा की जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, बांग्लादेश से किसी भी अवैध घुसपैठिए को भारत में प्रवेश करने की इजाजत बहनों भाइयों नहीं दी जाएगी। बांग्लादेश के साथ भी हम लोगों के रिश्ते इतने अच्छे बने हैं कि बांग्लादेश सरकार का भी हमें सहयोग प्राप्त होगा। पाकिस्तान सरकार को क्यों समझने देते? वो तो घबराना मत, चिंता मत करो। चाहे काम तो बहुत हुए, लेकिन हमारा विरोधी भी क्यों न हो, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा सर्वाधिक बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, आज दुनिया का कोई देश यदि कुछ सोचता है तो भारत को छोड़कर वह नहीं सोचता है, भारत को जोड़कर वह सोचता है। ऐसे हालात 2 वर्ष के अंदर ही बने। यहां पर बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार पर कुछ मिल गया है कि नहीं मिला? अरे 5 वर्षों में कुछ तो मिला होगा, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारी सरकार ने स्किल इंडिया का कार्यक्रम चलाया है बहनों भाइयों, कौशल विकास का। और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 15 दिन की ट्रेनिंग देकर जो नौजवान जो काम करना चाहता है उसके लिए काम का अवसर मुहैया कराने की व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। और बड़ी संख्या में नौजवानों को इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने रोजगार मुहैया कराया। और कौशल विकास होने के बाद, स्किल डेवलप होने के बाद, यदि आप कोई काम करना चाहते हैं,
आपके पास पैसा नहीं है तो मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जाकर आप लाखों रुपया बैंक से ले सकते हैं और आपको कुछ भी मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी और आपकी सिक्योरिटी देने का काम कोई करेगा तो हमारी सरकार करेगी। यह भी हम लोगों ने नीतिगत फैसला किया है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, आप सबके घर में गैस सिलेंडर पहुंच गया है कि नहीं? कितने लोगों के नहीं पहुंचा? हाथ हिलाइए। गैस सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं? नहीं पहुंचा। हमारी सरकार का फैसला है, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, अब इस साल 1 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को मुफ्त में हम उनको गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। यह भी हम लोगों ने फैसला किया। आपके यहां विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी, यह कुछ मिलती जुलती है कि नहीं? नहीं मिलती, नहीं मिलती। और मिलती भी होगी तो आधी अधूरी मिलती होगी, कमीशन देना पड़ता होगा। यह सही है, पकड़ लिया मैंने, बिना कुछ दिए नहीं मिलता हो। लेकिन हम लोगों ने पक्की व्यवस्था कर ली है, सभी परिवारों का बैंक में अकाउंट खुल गया है। भले ही उस परिवार के पास पैसा हो अथवा ना हो, जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया है। कोई भी सब्सिडी, चाहे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, चाहे स्कॉलरशिप, बच्चों की वजीफा, और बिचौलियों के माध्यम से आपके घर नहीं पहुंचेगा, बल्कि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस सिस्टम के माध्यम से दिल्ली के बैंक के अकाउंट से निकलेगा और आपके गांव वाले बैंक के अकाउंट में पहुंच जाएगा। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की है। यहां पर किसान हैं, किसान जितने हो जाए हाथ उठाइए। बहुत बहुत आप जो भी फसल पैदा करते हैं आपको उसकी उचित कीमत मिल जाती है कि नहीं मिलती? ये देखिए, आज देखिए या मीडिया के लोग उधर देखिए, मिलती है कि नहीं उचित कीमत? नहीं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार का फैसला है कि 2022 आते आते 6 वर्षों के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, आज हमारे किसान की जितनी आमदनी है उसकी ठीक 2 गुना आमदनी 2022 आते आते हो जाए, ऐसे हम हालात पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, हेलो, जितने का बीमा हो जाएगा पूरा का पूरा, हेलो, प्रीमियम भी। खरीफ के लिए 2% केवल 100 रुपए की का बीमा कराते हैं तो 2 रुपया केवल आपको देना होगा। रबी का कराते हैं केवल 1.5 रुपया देना होगा। शेष जो प्रीमियम का पैसा देना होगा वह सरकार देगी। और जब फसल आपकी बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है, बाढ़ आने पर फसल नष्ट हो जाती है, तो बहनों भाइयों, पूरे बीमा की भरपाई कोई करेगा तो बीमा कंपनी करेगी। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की। गरीब, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, जिन गरीब परिवारों को अपना सिर ढकने के लिए अपना मकान नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला किया है बहनों भाइयों, 2022 से आते आते इस हिंदुस्तान में एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए कोई अपना मकान न हो। ऐसा एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा। क्या अब तक कांग्रेस की सरकारें, वाम फ्रंट की सरकारें और टीएमसी की सरकारें यह सब व्यवस्था नहीं कर सकती थी? उन्होंने नहीं किया। अजीबोगरीब हालात यहां पर होते, थानों के ऊपर भी यहां हमले होते हैं और सरकार टकटकी लगाकर देख रही है, थाने भी सुरक्षित नहीं। कालियाचक में क्या हुआ, बीरभूम के थाने पर क्या हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं। अब हमारे यहां की टीएमसी की सरकार ने इन्वेस्टर समिट की थी। इन्वेस्टर समिट बाहर से यहां पर निवेश करने वाले, पैसा लगाने वालों को आमंत्रित किया गया था, कुछ नहीं हुआ।
एक भी पैसा जहां तक मेरी जानकारी है कि नहीं आया। हो सकता है थोड़ा बहुत आया हो, लेकिन मेरी जानकारी है कि नहीं आया। क्योंकि लोग ये कहते हैं पैसा जो लगाना चाहते हैं उद्योग खड़ा करने के लिए, उनका कहना है कि भाई यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, यहां पर शांति व्यवस्था है ही नहीं, तो हम यहां पर पैसा क्यों लगाएं। विकास की पहली शर्त होती है शांति और व्यवस्था, और शांति व्यवस्था यहां पर है ही नहीं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो चाहे वामफ्रंट हो चाहे टीएमसी हो, बराबर परिवर्तन का नारा लगाएंगे, विकास का नारा लगाएंगे, सुशासन का नारा लगाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन, विकास और सुशासन ये नारे नहीं हुआ करते, बल्कि वह किसी भी सरकार के यह संकल्प हुआ करते, ये नारे नहीं होते। हम लोगों ने अन्य भी बहुत सारी योजनाएं सोची हैं और इस तरह सोचा भी नहीं है। बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया है, उसकी बहुत विस्तार में जाकर आपसे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हर गांव के विकास के लिए लाखों रुपया हम लोगों ने मुहैया कराया। छोटे कस्बों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। लेकिन अपनी सरकार यहां पर रहेगी तभी विकास करेगी ना। ईमानदारी से काम करने वाली सरकार रहेगी तभी विकास होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह पश्चिमी बंगाल की धरती है बहनों भाइयों, नमन करता हूं इस पश्चिमी बंगाल की धरती को, जिस धरती की माताओं ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं कि जिन्होंने कि पश्चिमी बंगाल का नाम केवल भारत में ही रोशन नहीं किया है, बल्कि सारी दुनिया में पश्चिमी बंगाल का नाम रोशन करने का काम किया, भारत का नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज भी उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, क्या हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया उनके जन्मदिन 23 जनवरी से उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज सरकार के पास हैं, वह सारे दस्तावेजों को डीक्लासिफाई किया जाएगा और उनका खुलासा किया जाएगा, ताकि देश की जनता समझ सके कि क्या हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि जो फाइलें भारत सरकार के सचिवालय में पड़ी हुई हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, उन सब सारी फाइलों को डीक्लासिफाई किया जाए, इसके बारे में कभी चिंता नहीं की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस काम को प्रारंभ कर दिया। जानकारी यह प्राप्त हो रही है बहनों भाइयों, कुछ दस्तावेज नेताजी से संबंधित गायब है या तो नष्ट कर दिए गए, कहां गए। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, देश आपसे यह जवाब चाहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था, उसका खुलासा किया जाना चाहिए, वरना यह देश आपको किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सबसे, गायों की तस्करी उस्करी कुछ कम हुई है कि नहीं? कुछ पहले से थोड़ी बहुत कम हुई नहीं हुई? पहले से जो आंकड़े हैं उनमें तस्करी पहले से काफी कम हुई। सरकार बना दीजिए, सरकार बना दीजिए, गायों की तस्करी पूरी तरह से हम रोक देंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, रोकेंगे इसे। तो आज के अवसर पर आप सबसे मैं यही अपील कर रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और मुझे जानकारी यह प्राप्त हुई है कि यहां की कोल माइंस जितनी थी सब बंद पड़ी हैं। कोल माइंस का क्या हाल है? बंद है, चल रही है कि नहीं? लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया था कोल माइंस से, मालूम है कि नहीं? नीलामी में अब हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, जैसे कोल माइंस की नीलामी की है, उससे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हम लोगों को होने जा रहा है। और उनके राज्य में 1,78,000 करोड़ रुपए का घपला हो गया, घोटाला हो गया। हम लोग देखेंगे कि यहां की कोल माइंस कैसे चल सकती हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और यहां का सांधारडी जो पावर प्लांट है और डीवीसी पावर प्लांट, क्या हालत है इसकी? चल रहा है कि नहीं? क्या हो गया? टीएमसी की सरकार और वामफ्रंट की सरकारों ने इसे नहीं चलाया।
सब पड़ा हुआ है। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि यहाँ के अस्पतालों की हालत, मैं देख रहा हूं, मुझे जो लिख कर दिया गया है, बताया गया है, यहाँ पर अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम सभी का हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, उनका स्वास्थ्य बीमा करेंगे, ताकि उनकी तबीयत खराब होने पर उनको समुचित चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई जाए। यह भी हमारी सरकार का फैसला है। अरे पहले सरकार बना दोगे तभी न देंगे ना, कि अब देने ही नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। मैंने सही कहा ना भाई, पैसा तो हम लोग देते हैं, करना तो राज्य सरकार को ही है। अब करेंगे ही नहीं, लेकिन अब बनाइए आप लोग, तब उसके बाद देखिए 5 साल का मौका तो दे दीजिए। और बहनों भाइयों, आज एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। कोलकाता में एक पुल, एक ब्रिज गिर जाने के कारण जो है कई लोगों की जाने गई है, कई लोग अभी दबे हुए हैं। मैं जब अपनी पहली मीटिंग में था, उसी समय जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ को टेलीफोन करके निर्देश दिया है कि तत्काल वहां पर एनडीआरएफ की टीम भेजी जाए, ताकि वहां पर लोगों को बचाया जा सके। जितने लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं उन्हें बचाया जा सके। और मुझे डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि तुरंत उन्होंने आदेश किया है और वहां से टीम रवाना हो गई है। शायद वो टीम वहां पर पहुंच गई होगी। जिन लोगों पहुंच गई ना, पहुंच गई टीम, चलिए बहुत अच्छा। बतला रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके प्रति हम संवेदना अपनी व्यक्त करते हैं और इस कष्ट को सहन करने की परिवार के सदस्यों को ईश्वर क्षमता प्रदान करे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से एक अपील करते हैं कि बहनों भाइयों, आप सभी इस बार हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, श्री नोडियार चंद बावरी, कहां है नोडियार चंद बावरी? और ये नौजवान है, तेज तलवार, ठीक है, ठीक है ना, चलेंगे